अपनी मांगों को मांगना सीख लो। अगर अपनी मांगों को मांगना नहीं सीखोगे तो खिसक जाओगे। हर जगह से, अपने पद से, दुनिया से, अपने घर से, अपने अधिकारों से, अपने हर तमाम वजूदों से। ये बात जितनी लाइटर वे में मैंने कही है, उससे कहीं ज्यादा भारी बात है। सोचना एक बारी, सोने से पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत ही कैजुअल वे में बातचीत करने जा रहा हूं। इलेक्शन कमीशन, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन, सुप्रीम हाई कोर्ट, इन सब की बात करूंगा। एक बात मुझे बताइए, सारी जिम्मेदारी नेताओं की है, पब्लिक की है, या इलेक्शन कमीशन की है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है तो फिर वो पश्चिम बंगाल में कर क्या रहा है? अगर जिम्मेदारी सब नेताओं की भी है तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर क्यों नहीं रहा है? और अगर जिम्मेदारी दोनों की है तो दोनों पालन कर क्यों नहीं रहे हैं? सवाल है ये। इलेक्शन कमीशन जब 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर सकता है ममता बनर्जी के उस रैली को, तो बाकी के नेताओं को क्यों नहीं कर सकता? यह बताइए मुझे आप। मैं ममता का फेवर नहीं ले रहा हूं, मैं तो पूरे इलेक्शन कमीशन को घेरे में ले रहा हूं। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के यूं ही कान नहीं पकड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही अपना जजमेंट नहीं दे दिया है। सवाल यह है कि इतनी बेवकूफ जनता, जिसको आज पता है कि ना हॉस्पिटल है, ना हॉस्पिटल में बेड हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना नर्सेज हैं, ना पीपीई किट है, ना ऑक्सीजन है, अगर है भी तो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, किस घटिया क्वालिटी के हैं, पीएम केयर फंड में पैसे जमा तो कर दिए, उसका हिसाब किताब तो ले लीजिए, कोई सवाल नहीं कर रहा है। राजनेता बिल्कुल ऐसे हैं इस समय, लट्टू हो रखे हैं कि इतनी बेवकूफ जनता कहां मिलेगी? यही तो मिलेगी भारत में, और कहां मिलेगी? जीतेंगे चुनाव दोबारा से सभी। जब भारत आजाद हुआ था तो 9 साल लगे थे पहला एम्स बनने के लिए। ना पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी। आज सब कुछ हमारे पास है, तो कितने एम्स खड़े कर दिए मुझे आप ही बता दीजिए। 1 साल हो चुका है लॉकडाउन को लगे, अब भी पूरी व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी। वेंटिलेटर आप लेकर के आते हैं तो वो जल्दी खराब हो जा रहे हैं। यूज एंड थ्रो है क्या? यूज करो और फेंक दो? क्या चल रहा है देश के अंदर? ऐसे ही आपके आर्थिक तरक्की कराएंगे क्या देश की? आपके पास कुछ नहीं है तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया। नाइट कर्फ्यू क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता मुझे। एक बार में भविष्यवाणी में आप बिल्कुल लिख करके रख लो, पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हुआ नहीं, 2-3 दिन का रेस्ट लेंगे और फिर पूरे देश में फिर लॉकडाउन लगा देंगे। इनकी सेहत पे क्या असर है? मरेगा तो वो गरीब। ये लॉकडाउन वाले चोचले हैं ना, ये अमीर देशों पे अच्छे लगते हैं, उनके पास है पैसा, वो 3 महीने 4 महीने छुट्टी लेके आराम से अपना पूरा क्वारंटीन रह सकते हैं, हॉलीडे बना सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी नहीं कर सकता है। आप लॉकडाउन लगाने की दोबारा सोचेंगे, इससे बड़ा बेवकूफाना मैं कहूं तो डिसीजन कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने एग्जांपल दे रखा है। दूसरी बात, हरिद्वार में कितने गुना लोग इन्फेक्टेड निकलने कोरोना वायरस के, आप देख सकते हैं। श्रद्धा की डुबकी लग रही है, लगाइए। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए एक महामंडलेश्वर जी की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? कोरोना से संक्रमित होने के बाद। और एक व्यक्ति तो वो निकले जो कहते हैं कि मैंने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है और मैं डुबकी लगाने यहां पर मैं आया हूं। और भगवान ने आपको आपके भरोसे छोड़ दिया हो तो फिर आप क्या करोगे? ये मुझे धर्म का हिसाब किताब समझ में बहुत ज्यादा आता तो है, आय ना आस्था पर, यही चीज मैं समझा रहा हूं। तो शास्त्रों में बात लिखी हुई है, उसके अनुसार कुछ नहीं होता है। भगवान भरोसे, नाम ले लो, ये सब हो जाएगा। पाप पुण्य, ये सारे चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। आय ना आस्था है, जाकर के देखिए। अब आप मुझे बताइए, नाइट कर्फ्यू, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, बस नेताओं की नहीं है क्या? अगर नेताओं की जिम्मेदारी है तो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोटोकॉल बनाए थे उसकी जिम्मेदारी के साथ पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा? अब मैं आपको बता दूं, जो प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं तो साफ तौर पर इन राजनीतिक नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बकायदा बैठाया जाता है कि हम ये नियम बनाने जा रहे हैं, या ऐसे कौन से नियम होने चाहिए जिसका पालन भी हो जाए और लोगों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो। ये सारे लोग बैठते हैं, पार्टी बैठती है, तब जाके नियम बनाए जाते हैं, और जब ये नियम बनते हैं तो उसको पालन करने की बात होती है। बिहार विधानसभा में इस नियम को बनाया गया था, लेकिन पालन क्या हुआ था?
कोई पालन नहीं हुआ, कुछ भी पालन नहीं हुआ। क्या पालन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, क्या नियम होते हैं? अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, जब प्रोटोकॉल बन गया तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है उसको फॉलो करवाने का, लेकिन कहीं भी जिम्मेदारी मुझे और आपको देखने को नहीं मिली है। क्या इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ भी नहीं है कि नेताओं को रोक सके, कि नेताओं पे लगाम लगा सके? बिल्कुल है। एग्जाम्पल लीजिए साहब, एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या इन्होंने नियम बनाए थे प्रोटोकॉल के। क्या क्या प्रोटोकॉल थे कि नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद होंगे। हुजूम निकला था। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? ईवीएम मशीन में मतदान करने से पहले मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे। कितने दिए और किन ने पहने? बताइए कमेंट सेक्शन में। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता वोट दे सकेंगे। तो ये तस्वीरें क्या कह रही है? इलेक्शन कमीशन की अगर आई साइट अगर वीक है तो आप कहिए ना, क्राउड फंडिंग करवाता हूं, चश्मे भिजवा देता हूं। सभी मतदाताओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस है, लेकिन इसका पालन कहां हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ये सवाल, बेसिक सवाल आपको पूछना चाहिए, और नहीं पूछेंगे तो आज भी राजनेता बिल्कुल ऐसा है, बैठे पड़े देख रहे हैं कि ये नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे तो हम क्यों सुधरने देंगे इन लोगों को? कहा कि अनिवार्य होगा मास्क पहनना, और पहचान जाहिर करने के लिए थोड़ी देर के लिए उस मास्क को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो लोग घर से निकलने के बाद तो मास्क पहनते ही नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था? कोई भी नेता अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो उसके चुनाव प्रचार पे बैन लगाइए। जब आप चुनाव प्रचार पे बैन लगाएंगे तो बाकियों में संदेश जाएगा। जब संदेश जाएगा तो गलतियां 10 में से 2 लोग करना छोड़ देंगे। हो सकता है कि 8 छोड़ दें और 2 रह जाएं। एक व्यापक संदेश जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया? नहीं किया। स्टार प्रचारक जो होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं, बिना मास्क के रैलियों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तमाम पार्टी की, बीजेपी बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम छोटी मोटी जितनी पार्टीज अगर आप देखेंगे, सबके अपने अपने स्टार प्रचारक होते हैं। मास्क क्या होता है, 2 गज की दूरी क्या होती है, मुझे तो बेड मिल जाएगा, मुझे अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा, लेकिन सुनने वाले बेवकूफों को कभी बेड नहीं मिलने वाला। और वो ही जाकर के ठोकरें खाएंगे, वही अब जमीन जायदाद बेचेंगे, और वही शोषित होंगे, और वही क्या कहते हैं रोहेंगे, वही मरेंगे। हमें क्या होने वाला? स्टार प्रचारक आएगा, चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ, उनको कोविड पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव निकले, कहां से हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन हो चुके हैं। बंगाल भी गए थे वो, पता नहीं कुंभ गए कि नहीं गए। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन कर सकता था ना, बैन तो लगा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई बैन नहीं लगाया। नॉर्वे में प्रधानमंत्री पर 1,75,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है। क्यों? उन्होंने बर्थडे पार्टी में 10 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा कर लिए थे। वहां के अधिकारी कहते हैं कि हम बाकी के लोगों पर इतना फाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है। इनका एक बहुत बड़ा ऑरा है, इनका एक बहुत बड़ा, मैं यूं कहूं तो इन्फ्लुएंस है, जो लोग इनको देखेंगे तो वही करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप पे इतना फाइन लगेगा, तो आपको देखने वाले, आपको चाहने वाले, आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों को एक संदेश जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे के अधिकारियों ने ऐसा कर लिया, लेकिन भारत के अधिकारियों की तो हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत होती तो इलेक्शन कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा होता, इलेक्शन कमीशन की बात मद्रास हाई कोर्ट नहीं कर रहा होता। अब सोचिए, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसके हाथ में पावर्स हैं। आप सभी को पता होगा कि पहले के वक्त में क्या होता था कि जब नॉमिनेशन करने की बात आती थी, लाव लश्कर के साथ नेता जा रहे हैं, लाव लश्कर के साथ गाड़ियां लेके जा रहे हैं, हुजूम निकल रहा है, बाइक लेके चल रहे हैं, भैया हॉस्पिटल मरीज बिल्कुल मरने को तैयार है, सायरन चल रहे हैं। तो भाई इलेक्शन कमीशन ने उठाया, डंडा उठाया और लगाया समय, बोला कि नहीं, नॉमिनेशन करते वक्त सिर्फ इतनी ही गाड़ियां होनी चाहिए, इससे ज्यादा गाड़ियां अगर हुई तो फिर आपकी पेनल्टी लगेगी या फिर तमाम आप पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ऐसी दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। छुटपुट आपको मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कम से कम उन्होंने नैरो तो किया, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है तो उन्होंने किया। अब देखिए, ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के लिए बैन कर दिया था।
बोला कि जिस तरह के भाषण ममता बनर्जी दे रही है इससे लोगों के अंदर क्या कहते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर संकट में आ सकता है। तो एक कोट किया था कि ममता बनर्जी ने क्या बोला था। इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी से साफ तौर पे कहा कि आपको ऐसे बयान नहीं देने हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ जाए। ममता बनर्जी का कौन सा बयान था जिसको लेकर के ऐसा कहा, वो भी इलेक्शन कमीशन ने कोट किया है। मैं इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों को और बहनों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूं कि बीजेपी से पैसा लेने वाले शैतान की बात सुनकर अल्पसंख्यक वोटों को बंटने नहीं दे। वे कई सांप्रदायिक बयान देता है और हिंदू मुस्लिमों के बीच झगड़े लगाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ अपने कथित बयान पर कारण बताओ नोटिस पर ममता बनर्जी ने अपना जो जवाब दिया था वो संतोषजनक इलेक्शन कमीशन को नहीं लगा, इसीलिए 24 घंटे का बैन लगाया था। लेकिन ममता बनर्जी धरने में बैठती हैं और कई सारे लोग जो राजनीतिक विपक्ष में जो बैठने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता भी साबित करनी चाहिए। जो पक्ष में इस समय जो नेता हैं वो भी ऐसी काम करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई करके निष्पक्षता को भी साबित करे इलेक्शन कमीशन। ये सारे सवाल हैं जो आप देख सकते हैं ये उठे हैं। देखो मैं आपको ले चलता हूँ अपने जन्म से 2 साल पहले। देखिए 1994 और 1995 में महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा था। तो एक नेता थे जिनका नाम था मोहन जोशी, महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे। अपने संबोधन में कहते हैं अगर वो जीत जाते हैं तो महाराष्ट्र को वो हिंदू राज्य बना देंगे। चुनाव होते हैं, अच्छे खासे वोट पड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। अब अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि भैया इन्होंने तो कानून का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है कौन से कानून का उल्लंघन किया और क्या उल्लंघन किया है। और कहा जाता है कि विपक्ष बताता है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 123 के सेक्शन 3 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप धर्म के आधार पर कोई कैंडिडेट या उसका साथी वोट मांगेगा तो उसका पूरा इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ये कहता है हमारा कानून, इसका इलेक्शन कैंसिल कीजिए। बकायदा सबूत जाके सब सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आता है वो पक्ष के पक्ष में ही आता है। अब पक्ष के पक्ष में कैसे आता है तो यहाँ बोला गया, सारे दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उन्होंने वहाँ हिंदू राज्य की बात नहीं की है, उन्होंने हिंदू संस्कृति की बात की है, इसलिए उनका इलेक्शन कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब कोई भी कॉमन सेंस से अगर सोचे तो वहाँ हिंदू संस्कृति की बात हुई थी या फिर हिंदू राज्य की बात हुई थी। अब यहाँ पर कुछ लोग पटाक्षेप करेंगे कि तुझे हिंदू राज्य में क्या समस्या है। दोस्तों इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता कि हिंदू राज्य बन जाएगा हमारा भारत, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप बहुत नादान हैं। हिंदू राज्य में अगर आपके 28 के 28, 29 के 29 राज्यों में अगर आपकी बीजेपी की सरकार भी आ जाती है और अगर आप बीजेपी कहती है कि भाई हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कुछ जर्नलिस्टों से बात की है, शायद थोड़ा समय उनके अनुकूल नहीं है और जब उनके अनुकूल था तो मेरे पास वो समय नहीं था, इसीलिए मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ इस सेक्युलरिज्म को थोड़ा सा समझाया जाए आप सभी को। लेकिन हाँ बस वही है ना कि पता हमें कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कह दिया तो है ही। चश्मा पहने हुए हैं, टाई लगा रखी है, कोट पहन रखा है तो सही कह रहा होगा। माथे पे ये और टीका है और टोपी है और ये सब है तो सही कह रहा होगा। पढ़ा लिखा, इंग्लिश के 4 लाइन बोलता, सही बोलता होगा। कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ वाली बातें हैं। कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र बनने में समस्या है या नहीं है ये डिबेट का मैटर है। लेकिन ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि संशोधन कर दे चलो बन गया, ऐसे नहीं होता है। जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा ये वही उछल उछल कहते हैं मेंढक। अब आते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई, बोले इधर सुनो, आप ये बताओ 2014 से अब तक इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल ऑल्सो, ये जो चुनावी वादे जो होते हैं ना मैनिफेस्टो में, ये कह तो कुछ भी जाते हैं, पूरे होते नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है ये बताए। इलेक्शन कमीशन की क्या अकाउंटेबिलिटी है, उसने क्या इन पे कार्रवाई की है, ये मद्रास हाई कोर्ट को बताए। और मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो राजनेता हैं ये मुफ्त वाली जो बात करके चले जाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इलेक्शन कमीशन को तमाम सारे चीजों को इकट्ठा करने के बाद इन पे ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको
आगे के लिए सबक मिल जाए। देखो मद्रास हाईकोर्ट क्या कहता है कि राजनीतिक पार्टियां मुफ्तखोरी से लोगों को इस बात से आलसी बनाती हैं और फिर वे काम करने का तैयार नहीं होते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने मुफ्त वितरण को एक भ्रष्ट प्रथा के रूप में परिभाषित किया है जो चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को पूर्ण रूप से खत्म, नष्ट और बर्बाद कर देता है। अब आपको बात सोचिए, कोई भी नेता आकर के कुछ भी बयान दे देता है। बिहार में तेजस्वी यादव ने बोला कि हम इतनी लाख नौकरियां देंगे, इतने पद है नहीं लेकिन नौकरियां देंगे। कौन सी सरकारी? बताओ, इससे बड़ा बेवकूफ बनाने वाली बात कुछ हो सकती है? मैंने रिपोर्ट किया था इस पे। उसी की बात ये मद्रास हाईकोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया नहीं। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि जब तक इनकी नेताओं की अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शन कमीशन का एक स्ट्रिक्ट रौद्र रूप निकल के नहीं आएगा, तब तक ये लोग ऐसे अनाप शनाप बातें करना नहीं बंद करेंगे। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, तो ये सारी जो बातें हैं ये वाकई बहुत गलत होती है। जो नहीं हो सकता वो नहीं बोलना है, अगर बोला गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा फ्लो में जो भी कुछ मैंने बताया आपको वो अपने हिसाब से देख लीजिए। वीडियो को शेयर करना 3 व्हाट्सएप ग्रुप में। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।